नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ द मिररमा। हामी कठिन राजनैतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। राजनैतिक स्थिरता हाम्रो सपना होला जस्तो छ। विकास र समृद्धिको त कुरै नगरौं। जति सरकार बने पनि सत्तामा जानकै लागि आफ्नै सहकर्मीलाई खुट्टा तानेर लडाउने र विदेशी शक्तिसँग मिलेर सरकार र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने कथित राजनैतिक पार्टीका नेताहरू हाम्रै वरिपरि सडकमा घुमिरहेका छन्। सबै मिलेर विदेशी शक्ति सामु लड्नुपर्ने र देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरूको चाहना र इच्छा शक्ति पटक्कै छैन। उनीहरू राजनीतिकलाई कमाउ धन्दा र व्यवसाय बनाएका छन्। हामीलाई भर्याङ बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। यो त एउटा राजनीतिक कुरा भयो र हामी अझै पनि यी भ्रष्ट र नालायकहरूको जय जयकार गर्दै हिँड्ने कस्ता भेडा जस्ता हौं। यसै क्रममा आज एउटा छुट्टै परिघटना विकसित भएको छ। त्यो हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो महत्व राख्दछ। त्यो विषय हो नेपाल भारत सम्बन्ध। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण रह्यो। यसमा अनेकौं कारणहरू हुन सक्छन्। कति कुराहरू योजनाबद्ध गरिएका होलान् भने कति कुरा राजनैतिक रूपले घटाइएका हुन सक्छन्। भारत हामीलाई सधैँभरि हेपाएको आँखाले मात्र हेरिरहन्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतले सधैँभरि हाम्रो सिमाना मिचिरहन्छ र हामीलाई हेपिरहन्छ अनि हामी बोल्न सक्दैनौं। हाम्रा नेताहरू भारत सामु लम्पसार परेर सत्ता प्राप्तिको भिख मागिरहन्छन् र उनीहरूको खुट्टामा दण्डवत गरिरहन्छन्। यो कुरा लुकाउनु पर्ने छैन। अर्को कुरा, करिब 40 वर्षको इतिहासमा भारतलाई हाम्रो सीमा किन मिचेको, हामीलाई किन हेपेको र हाम्रो जमिन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कहिले फिर्ता आउँछ भनेर भन्न सक्ने शासक हामीले कहिल्यै देखेनौं। जो पनि सत्तामा आएपछि रजाई गर्ने, मोजमस्ती गर्ने अनि भारतलाई हार गुहार गरेर सत्ता प्राप्त गरी देशलाई लुटेर अस्तव्यस्त बनाउने अनि आफू सधैँ धनी र देशलाई सधैँ गरिब बनाउने नेताहरू मात्र हामीले भेटिरह्यौं। अब हामीले यी भ्रष्टलाई फाल्नु पर्छ र नयाँ नेतृत्व अगाडि आउनु पर्छ। पुराना नेता एक्सपायर भइसके। यहाँ कसैको विरोध गरिएको छैन अनि फेरि कसैको विरोध गर्नु भनेको कसैको समर्थन गर्नु पनि होइन। त्यसकारण हामी बोल्छौं लाखौं युवाहरूको आवाज। कति शासकहरू प्रधानमन्त्री भए तर भारतको विरुद्ध बोल्नै सकेनन्। यति शासकहरू प्रधानमन्त्री भए तर भारतको अत्याचार विरुद्ध बोल्ने एक मात्र व्यक्ति हामीले देखेका छौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँको विचार र लाइनसँग हामी सहमत छौं अथवा छैनौं त्यो यहाँ महत्वपूर्ण कुरा होइन। प्रधानमन्त्री जसले कडा रूपमा नाकाबन्दीको सामना गरे, भारतले लुटेको जमिन नक्सामा मिलाए, अहिले उक्त जमिन नेपालको हो भनेर भारतीय मिडियालाई आँखामा आँखा जुदाएर चेतावनी दिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। भारतीय च्यानल जी न्यूजका पत्रकार सुधीर चौधरीसँग उनले लामो बहस गरेका छन्, जसमा उनले सीधा रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भनेर प्रष्ट भनेका छन्। You're offering to resolve differences between India and China. Yeah, if we can be instrumental to support them, help them to resolve the problems. How would you describe your relationship with India today? 2021 will be the year where we can declare that there are no problems between our two countries. But the map of Nepal was altered even while diplomatic talks, I understand, were on. Lipulek, Limpiadhura and Kalapani is the territory of Nepal. You said that the Indian embassy in Kathmandu was hatching a conspiracy to remove you from office. And that was true. How do you describe right now your relationship with Pushp Kamal Daher? His character is unstable. The so-called debt trap from China. That is no question of debt trap. यस्तै राष्ट्रियता सबैको बराबर हुन्छ। हामी छोटे भाइ र भारत बडे भाइ हुनै सक्दैन र आफूलाई सानो भनेर नहेप्न भारतलाई सम्झाएका छन्। उनले विज्ञानका, इतिहासका, धर्म संस्कृति र भौगोलिकताका कुरा गरेर पत्रकार सुधीर चौधरीलाई लज्जित तुल्याएका छन्। उनले चीन र भारतको विषयमा हाम्रो कुनै लेनदेन नभएको प्रश्न पारेका छन् र चीन र हामी बीचमा भएको कुनै पनि कुरामा भारतीय हस्तक्षेप अस्वीकार हुने बताएका छन्। उनले हामी कसैको पराधीन भएर बाँचेनौं तर भारत सयौं वर्ष विदेशीको गुलाम भएर बाँचेको स्मरण गराएका छन्। उनका आजका बोलीलाई इतिहासमा सधैँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ताका रूपमा हेरिनेछ। भारत सामु यसरी कडा रूपमा प्रस्तुत भएर नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो पारेकोमा हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई द मिरर फ्यामिली हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र उहाँको यस कदम प्रति हामी निकै
निकै खुसी भएका छौं भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छ। हामीलाई यसै सन्दर्भमा लगभग 50 मिनेटको एउटा भिडियो प्राप्त भएको छ, जसमा उनले कसरी भारतीय मिडियाको र दादागिरीको सामना गरे र कसरी भारतीय विस्तारवाद सामु आँखामा आँखा जुदाएर नेपालको शिरलाई उच्च राखे भन्ने कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ। हामी पुरै भिडियो देखाउन असमर्थ छौं र केही सानो भाग हामीसँग छ। यदि तपाईलाई पुरै भिडियो र सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी दिनुहोला, हामी उपलब्ध गराउने वाचा गर्दछौं। हेर्नुहोस् हाम्रा प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको यो दमदार अन्तर्वार्ता तपाईहरूको लागि। टेक्स्ट में यूज कर लिया नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है एक भारत एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहां हजारों राज थे, तब भारतवर्ष का कहा जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहां यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था। तब जिसने समेटा और खदेड़ दिया। हाँ, इसलिए कभी था ही नहीं भारतवर्ष। भारतवर्ष एक हिमवत खंड का, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, बर्मा तक का भूमि, उत्तराखंड के हिमवत खंड, ये हिमवत खंड के अंदर भारतवर्ष था। साउथ एशिया, साउथ एशिया को भारतवर्ष कहा जाता था। इसको नामकरण इसलिए रीजन को, मगर कई राज थे। अभी जैसा 7-8 देश नहीं, तब हजारों देश थे। आपको पता है 556 देश राजे रजौटे थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए। बिल्कुल बिल्कुल थे, और सरदार पटेल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत बात तक आप जानते हैं, पंजाब का अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, सब। बंगाल का बंगाली, उसका डिश, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसके वाद्य वादन, ये सब ये अलग अलग है, अलग अलग थे। ये अब एक भारत बन गया। हमारे यहाँ 123 से ज्यादा, 125 जात जाति और भाषाभाषी है। उतनी ही भाषा हम बोलते हैं। ये हमारा एक देश है जी। पहले यूरोप का और हमारा बनावट अलग अलग है। यूरोप एक भूमि, एक भाषा, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमारा डाइवर्सिफाइड है, विविधता युक्त है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो फिर भारत और नेपाल का ये जो कल्चरल अलाइनमेंट है, पुराने जो चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, ये कैसे बना रहे इस समय, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? और जो हाल की ये जो विवाद हुए हैं, ये आपके हिसाब से कैसे सुलझ सकते हैं ताकि वही पुराना जमाना लौट आए? क्योंकि देखिए, उधर चीन भी बहुत विस्तारवादी सोच वाला देश बन रहा है, तो आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, चीन के बारे में इंडिया का रीडिंग, फीलिंग
एक हो सकता है। आपने हमसे उस पर सहमति असहमति कुछ ढूंढा भी नहीं और हमको बताना भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप भारत के पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं है? जब भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत से कई भाषाएं हमारा मिलता जुलता है। जैसा अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जी बिल्कुल, टूटी फूटी हिंदी, ये पढ़ा हुआ हिंदी नहीं है, ऐसा ही बोल लिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं, नेपाली भी नहीं समझते, कई भाषाभाषिकाएं हैं। और एक चीज आपको समझना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएं हैं वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर की गाछी में उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूं खाते हैं। इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका? इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का जरूरत नहीं है। नक्शा हम आपको देखना होगा कि असलियत क्या है। अब इसमें हमको ये चाहिए कि हम दरअसल सच्चाई को कबूल करें, तथ्यों को माने और फीलिंग को समझें। ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है। इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जब जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा। हाँ, ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज्यादा व्यवहार नहीं करते। किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा हुआ, किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा नहीं हुआ। किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी ठीक है, किसी ने गलत किया तो सचमुच गलत है। ये हमारा इंसाफ नहीं है। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे, हर किसी के साथ। ओली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने जो हिंदी में हमसे बात की है, भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी बात सुनेंगे और उन्हें आपका जो व्यू पॉइंट है वो उनको पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्वार्तामा भारतको विरुद्धमा र हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा ठाडो गरी बोलेका कुराहरूमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? हामीलाई कमेन्ट बक्समा अथवा हाम्रो इमेल info@themirroronline.com मा लेखेर पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई मोटिभेसन पनि गर्दै गर्नुहोला। यसको साथै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण द मिरर युनिट पनि बिदा हुन चाहन्छ। हस्त नमस्ते।